चलिए दोस्तों, आज हम आरआरसी ग्रुप डी के थर्ड शिफ्ट का 17 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। अगर बात करें आज के थर्ड शिफ्ट की, तो आज का थर्ड शिफ्ट के जो पेपर थे वो बच्चों के द्वारा जो है कि इजी टू मॉडरेट बताए गए हैं। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आप करने लायक ही बताए गए थे। कुछ करंट अफेयर के जो क्वेश्चन थे वो थोड़ा सा पुराने यानी कि 2021 के दे दिए गए थे। बाकी लगभग क्वेश्चन जो है करने लायक ही दिए गए थे। अगर बात करें मैथ के अटैम्प्ट की, तो मैथ में अगर बात किया जाए तो 25 में से लगभग 20 से 21 क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट जो है अच्छे क्वेश्चन थे जो कि करने लायक थे। 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिए गए थे। अगर बात किया जाए रीजनिंग की, तो रीजनिंग 30 में से जो है कि 30 क्वेश्चन में से जो है आप आसानी से 25 से 26 क्वेश्चन करने लायक थे। और वही हाल रीजनिंग का लगातार शिफ्ट में पूछा जा रहा है। 8 से 9 क्वेश्चन पजल और सीटिंग अरेंजमेंट को मिलाकर दिया जा रहा है। बाकी जो है कि ब्लड रिलेशन से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा डाटा से अच्छे डाटा से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर बात किया जाए जीके और जीएस और साइंस के पोर्शन की, तो जीके जीएस साइंस में जो है कि अगर साइंस की बात किया जाए तो साइंस 25 क्वेश्चन में से जो है कि आप आसानी से जो है कि 21 से 22 क्वेश्चन जो है आसानी से कर सकते थे, जो कि इस बार भी यानी कि थर्ड शिफ्ट में भी जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो स्टेटमेंट बेस ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है। और बात किया जाए जीके की, तो जीके 20 में से आप 15 से 16 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकते थे। तो चलिए दोस्तों, आज हम जो है कि थर्ड शिफ्ट के कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया था कि राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए आपसे पूछा गया था कि न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए। तो 35 ईयर जो है राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जो है कि उसकी एज जो है एज बाउंड जो है वो 35 ईयर ही होना चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन किया जाता है। आपको बताना था कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा अगर बात किया जाए एंग्लो इंडियन की, तो एंग्लो इंडियन की अगर बात किया जाए राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति जो है 2 एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन करता है। ठीक है, लोकसभा में। अगर वही बात राज्यसभा की किया जाता है, राज्यसभा में जो है कि कुल 12 सदस्यों का नॉमिनेशन जो है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बैसाखी पर्व के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था, वह कौन से नंबर के गुरु थे। तो यहाँ पे पूछा गया था गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड। गुरु गोविंद सिंह जो है सिख साम्राज्य यानी कि जो अपना सिख साम्राज्य था उसके 10वें गुरु माने जाते थे और इन्होंने जो है कि खालसा पंथ की स्थापना किया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में कौन सी नहर सिंचाई करती है। आपको बताना था कि राजस्थान में कौन सी नहर सिंचाई करती है। तो उसमें कुछ 4 ऑप्शन दिए गए थे। उसमें से इंदिरा गांधी नहर जो है वो राजस्थान में मुख्यतः सिंचाई का साधन मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2002 में 86वें संविधान संशोधन के में मौलिक कर्तव्य क्या जोड़ा गया था। आपको बताना था कि 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो है कि मौलिक कर्तव्य में क्या जोड़ा गया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है। तो इसमें जो है कि फ्री एजुकेशन की बात किया गया है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बात किया जाता है, और ये जो है मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था, जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य है, जो कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। आपको बताना था कि संगमरमर जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो संगमरमर होता है उसका रासायनिक सूत्र जो होता है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, संगमरमर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का पाचन पूरी तरह से कहाँ होता है। आपको बताना था कि जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, इसका पूरी तरह से पाचन जो है वो कहाँ पर होता है। आपको बताना था कि इसका पूरी तरह से जो पाचन होता है वो कहाँ पे होता है। तो इसका बात किया जाए इसके पाचन की, डाइजेशन की, तो इसका पूरी तरह से डाइजेशन जो है वो छोटी आंत में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो है कि बबूल के जो पेड़ होते हैं, बबूल के पेड़ से जो गोंद निकलते हैं वह क्या होते हैं। आपको बताना था कि जो बबूल का पौधा होता है, पेड़ होता है, उससे जो गोंद निकाले जाते हैं वो क्या होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता था। उसमें कुछ 4 ऑप्शन आपको दिया गया था। उसमें से जो है कि अगर बात किया जाए एक ऑप्शन था पेड़ का अपशिष्ट पदार्थ,
दूसरा ऑप्शन था भोजन का चयन से रिलेटेड था। तो इसमें मेरे हिसाब से पेड़ का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वही यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आपको कंफर्म पता है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में क्या गलत है। आपको बताना था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में क्या गलत है। इसके बारे में आपको स्टेटमेंट बेस बना के यानी स्टेटमेंट के माध्यम से 4 ऑप्शन दिया गया होगा। उसमें से जो है कि एक ऑप्शन था कि हाइड्रोजन का खोज नहीं हुआ था। तो ऐसी दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का जब निर्माण हुआ था उसमें हाइड्रोजन की खोज नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय हाइड्रोजन का खोज हो चुका था, लेकिन हाइड्रोजन की प्लेस की बात को लेकर इन्होंने निश्चितता नहीं बताई, यानी कि कंफर्म नहीं बताया कि हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाएगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि हाइड्रोजन का खोज नहीं हुआ था तो ये तो गलत था, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि हाइड्रोजन का खोज नहीं हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सबसे ज़्यादा आय का स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है। आपको बताना था कि भारत में सबसे ज़्यादा आय जो है इनकम जो है वो कहाँ से प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया है। अगर आपको पता होगा कि ऑप्शन क्या आया था तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन जो है कि अगर बात किया जाए भारत में सबसे ज़्यादा आय की, तो जैसे आपको पता होगा कि भारत में इनकम के अलग अलग स्रोत हैं, उसी में से जो है जैसे जीएसटी के माध्यम से इनकम सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है मेरे हिसाब से। बाकी अगर आपको कंफर्म पता होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अंडर 20 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है। दोस्तों आपको बताना था कि अंडर 20 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है। तो बात किया जाए अंडर 20 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप की, तो इसमें जो खिताब है वो जो है अमित पंघल ने जीता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पीएम किसान मानधन योजना के तहत कितनी राशि हर महीने दी जाती है। दोस्तों पीएम किसान मानधन योजना के तहत जो है हर महीने 3000 रुपये की धनराशि दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लैक मार्बल किस राज्य में पाया जाता है। तो दोस्तों ब्लैक मार्बल की अगर बात किया जाए तो ये राजस्थान और उड़ीसा दोनों राज्यों में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन मुख्यतः जो है यह राजस्थान में ही पाया जाता है। बाकी ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि उसमें क्या दिया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय बिलियर्ड्स स्नूकर चैंपियनशिप 2021 भारत में कहाँ हुआ था। आपको बताना है कि राष्ट्रीय बिलियर्ड्स स्नूकर चैंपियनशिप 2021 भारत में कहाँ हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीय बिलियर्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2021 में भारत में जो है मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल वहाँ पे हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि घरेलू विद्युतीकरण में कितना वोल्टेज और कितना फ्रिक्वेंसी विद्युत का प्रयोग होता है। दोस्तों ये एक नया सवाल है, इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा और जो है कि हो सकता है कि आने वाली शिफ्टों में इस क्वेश्चन को दोहराया जाए। तो बात किया जाए घरेलू विद्युतीकरण में कितना वोल्टेज और कितना फ्रिक्वेंसी विद्युत का प्रयोग किया जाता है, तो घरेलू विद्युतीकरण में 220 वोल्ट का यूज किया जाता है तथा जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज के आसपास होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2 रेजिस्टेंस दिया हुआ था, उसमें जो है कि जो कि सीरीज़ क्रम में जोड़ा गया था और 10 वोल्ट उसमें जो है कि 10 वोल्टेज उसमें जो दिया गया था और करंट आपसे पूछा था करंट कितना प्रवाहित होगा। तो दोस्तों अगर बात किया जाए सीरीज़ क्रम में, तो आपको पता है कि सीरीज़ क्रम में जो होती है कोई भी रेजिस्टेंस, जैसे मान लीजिए 5 ओम का 2 रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो 5 ओम प्लस 5 ओम 2 रेजिस्टेंस हो जाएगा और इसका टोटल जो हो जाएगा 10 ओम इसका कम जो है कि नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा। और अगर बात किया जाए इसमें 10 वोल्ट का करंट अगर फ्लो किया जाए तो कितनी धारा प्रवाहित होगी, तो V बराबर होता है I/R से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे I आपको निकालना था, तो V बराबर दिया हुआ है मान लीजिए आपका 10 वोल्ट और आपका जो है रेजिस्टेंस जो है वो भी 10 ओम है, तो 10/10 बराबर 1 एम्पियर की जो धारा होगी इसमें फ्लो होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था कि कोई 50 वाट का बल्ब है उसे 220 वोल्ट के वोल्टेज सप्लाई पर चलाया जाए तो कितना रेजिस्टेंस होगा। आपको बताना था कि कुछ 50 वाट का बल्ब है और उसे 220 वोल्ट के सप्लाई पर चलाया जाए तो रेजिस्टेंस उससे कितना उत्पन्न होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपको शक्ति दिया हुआ P बराबर दिया है 50 वाट और V बराबर दिया है 220 वोल्ट। तो आप यहाँ से एक आप पता होगा P बराबर होता है V²/R, ठीक है। यहाँ V²/R से आप आसानी से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो P बराबर दिया है आपका 50 वाट बराबर V² यानी कि 220 का स्क्वायर 220 × 220 बटा आपका R दिया हुआ था, ठीक है। तो आप यहाँ से 5 चौको 20 यानी कि यहाँ पे होगा 5 चौको 20, 1 0 से 1 0 कट गया और
यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक मिनट दोस्तों, इसको सही से लगा देते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि P बराबर होता है V² अपान R से। यहाँ पे आप V बराबर रखेंगे 220 गुणे 220 गुणे 220 बटा R बराबर आप यहाँ 50 वाट लिख देंगे। तो एक जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 5 से इस 5 से ये जो है कि 5 चौक 20 और 5 चौक 20 4 कट गया, यहाँ हो गया 44 और ये हो गया आपका 22, यानी कि 44 मल्टीप्लाई 22 आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा वही इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मैग्नीफिकेशन आपको दिया था, आवर्धन दे दिया था -1.23, तो इमेज कैसा बना था। दोस्तों अगर बात किया जाए मैग्नीफिकेशन की, तो जब भी मैग्नीफिकेशन ऋणात्मक दिया हो और 1 से कम दिया होता है, तो जो प्रतिबिंब होता है वो ऑलवेज क्या होता है, वास्तविक बनता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से छोटा ही बनता है। यानी कि जो मैग्नीफिकेशन होगा, अगर मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू होती है 1 से ज़्यादा होगी, ठीक है, और एक होता है मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से कम होती है। यानी कि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से कम है, तो यहाँ पे जैसे जो ये दिया हुआ 1 से अगर कम है मैग्नीफिकेशन की वैल्यू, तो वो वस्तु क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा बनेगा। अगर बात किया जाए मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, तो वस्तु आभासी हो जाता है, सीधा होता है तथा बड़ा बनता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि एक लेंस दिया हुआ था, ठीक है, उसकी क्षमता दिया था 0.5 डायोप्टर है और वस्तु 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, इमेज कहाँ बनेगा। तो दोस्तों इसको आसानी से आप लगा सकते हैं। आपको पता है कि जो अगर क्षमता दिया हुआ है लेंस की, तब P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है, अगर मान लीजिए यहाँ से आप निकाल सकते हैं 1/f से, तो यहाँ पे f बराबर 0.5 दे दिया था आपकी क्षमता, अगर P बराबर दिया हुआ था, तो यहाँ से आप f की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है, 0.5 = 1/f से, ठीक है। तो आप यहाँ से आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ये होगा 5 दूनी 10 यानी कि 20, f बराबर 20 आ गया। अब यहाँ से f बराबर 20 को हम लोग क्या कर सकते हैं, f बराबर 20 को लेंस के सूत्र पे, जो कि क्या होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f पे रख के आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मरुस्थल में तेज हवा से जो बालू का टीला बनता है उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों मरुस्थल में जो तेज़ हवाएं चलती हैं उसे जो बालू का टीला बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग बालू का स्तूप कहते हैं, या कहीं कहीं आप देखेंगे टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। क्या किस नाम से, टिम्बा भी इसको बोला जाता है, या नॉर्मली इसको हम लोग बालू का स्तूप कहते हैं। जो भी ऑप्शन में दिया होगा उसको आप ठीक कर सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गर्म हवा के लू जो होते हैं वो किस राज्य में चलते हैं। आपको बताना था कि जो लू चलते हैं, गर्म हवाएं जिसको हम लोग बोलते हैं, जो लू चलती हैं वो किस राज्य में चलते हैं, तो मुख्यतः ये राजस्थान राज्य में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शहर की पंचायत को क्या कहते हैं। आपको ऑप्शन दिया गया था कि शहर के पंचायत को नगर पंचायत, नगर निगम, महानगर। तो अगर बात की जाए शहर की पंचायत को, तो जो शहर के पंचायत होते हैं उसको मेरे हिसाब से नगर पंचायत ही कहा जाता है, ठीक है। बाकी आपको जो आपके पेपर में जो भी आया होगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यजुर्वेद में किसका उल्लेख है। आपको बताना कि यजुर्वेद में किस चीज़ का उल्लेख किया गया। तो बात किया जाए यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद में जो है धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में बताया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो किसके द्वारा बनाए गए। हाल ही में जो है नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो किसके द्वारा बनाए गए हैं। तो जो है कि आपको बताना था कि जो नैनो पार्टिकल होता है वो किसके द्वारा बनाया गया है। तो ऑप्शन दिया गया था IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर। तो इसका सही जवाब होगा जो नैनो पार्टिकल है वो IIT कानपुर के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया गया था, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया गया था कि बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कोई कंपाउंड X बनता है और उसे दोबारा क्रिस्टलाइजेशन करने पर Y बनता है। तो X और Y क्या है। तो दोस्तों बेकिंग सोडा को अगर जब हम गर्म करते हैं, बेकिंग सोडा को अगर हम लोग गर्म करेंगे, बेकिंग सोडा का क्या सूत्र होता है, NaHCO3 को, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग इसको हीट देते हैं तो ये जो है एक हीट देने पे एक X कंपाउंड बनता है। तो क्या बनेगा, ये सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, ये Na2CO3 बनेगा
ठीक है। और NO2SO3 को दोबारा क्रिस्टलाइजेशन करने पर जो है ये क्या बन जाता है, वॉशिंग सोडा बन जाता है, ठीक है। इसको अगर हम लोग दोबारा क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो ये क्या बन जाता है, वॉशिंग सोडा बन जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा कि जो एक्स सॉलिड जो बनता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है वाई जो प्रोडक्ट मिलता है वो वॉशिंग सोडा बन जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रेड कैबेज इंडिकेटर होता है उससे एसिड और बेस को कैसे पहचानते हैं। दोस्तों रेड कैबेज इंडिकेटर की लाल जो कैबेज इंडिकेटर होता है तो उससे एसिड और बेस को कैसे पहचाना जाता है। दोस्तों बात किया जाए रेड कैबेज इंडिकेटर की, तो रेड कैबेज ऑलरेडी जो होता है वो पर्पल कलर का होता है, और जब एसिड के संपर्क में आता है यानी एसिड से ये इसको इंडिकेट किया जाता है तो ये जो है लाल हो जाता है, और वही बेस से जब किया जाता है तो ये क्या आता है, ब्लूइश ग्रीन बन जाता है, ठीक है। तो रेड कैबेज इंडिकेटर क्या करता है, एसिड में ये हो जाता है रेड, और बेस अगर वो बेस के संपर्क में आएगा तो क्या हो जाता है, ब्लूइश ग्रीन बन जाता है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लुप्त प्राय भाषा का दर्जा यूनेस्को द्वारा कब दिया जाता है। दोस्तों देखिए भाषा से रिलेटेड इस जो है कि RRC ग्रुप डी में जो है कि TCS ने लगातार भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता जा रहा है। इसके पहले आप देखेंगे कि कई बार कई शिफ्टों में जो है कि दोहराया हुआ है कि टोटल कुल सांस्कृतिक भाषाएँ कितनी हैं, इनको कब किस भाषा को कब दर्जा दिया गया था, जैसे संस्कृत को कब दर्जा दिया गया था, जो है कि नवीनतम सांस्कृतिक भाषा कौन सी है। तो इस प्रकार जो है कि भाषा से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो दोस्तों आप एक बार ज़रूर इसके बारे में डिटेल पढ़ के जाइएगा। तो पूछा गया कि लुप्त प्राय भाषा का दर्जा यूनेस्को द्वारा कब दिया जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कि जब भी 10,000 से कम बोलने वाले लोग हो जाते हैं तो जो यूनेस्को होता है वो उस भाषा को जो है लुप्त प्राय भाषा का दर्जा दे देता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए लुप्त प्राय भाषा की, तो आप बताएंगे कि 10,000 से कम बोलने वाले लोग हो जाते हैं जिस भाषा के, तो उसे लुप्त प्राय भाषा का दर्जा यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे साथ हमेशा बने रहें। धन्यवाद।